हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पेपर को हल करना सीखेंगे। क्या करेंगे? सीखेंगे, हल करना सीखेंगे कि पेपर को कैसे करते हैं। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, पढ़ने के लिए सब पढ़ लिए हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है आपको कि पेपर को कैसे हल करना है जिससे हम पास हो सकें। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, हम कुछ बहुत लोगों का आता है ये कि सर हम पेपर, हमारे पास टाइम कम हो गया, हम पेपर तो हम कर लेते लेकिन हमारे पास टाइम ही कम हो गया। तो हम इसमें ये बताएंगे कि पेपर को कैसे हल करते हैं, पेपर को, एक्चुअल पेपर को दिखाएंगे हल करके आपके सामने कि पेपर को कैसे हल करते हैं। अगर ये तरीका आप लोग अपनाएंगे तो ये समझ लीजिए आपका पेपर 100% क्वालिफाई होगा। और एक बात और आपको बताना है इसमें कि इसमें अगर ये पूरा जितना सीरीज हमारा है 10 वीडियो 15 वीडियो जो भी रहेगी, इस पूरे वीडियो को अगर आप देख लिए हैं और देख लेंगे, और अगर आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सीटेट का ABC भी नहीं पढ़े हैं, तो इतना ही देखने के बाद अगर आप पेपर देने जाएंगे तो ये समझ लीजिए आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। भले अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो 90 तो स्कोर आप कर ही ले जाएंगे। दोस्तों, ये तो हम पूरा 100% गारंटी, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से पेपर हल करते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं पेपर को कैसे हम लोग करते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पेपर को आप सोचिएगा कि आप एग्जाम में बैठ करके पेपर दे रहे हैं। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके पहले आप उसका आंसर देख लीजिएगा, आंसर अपने से करके आप कॉपी में लिखिएगा, इसके बाद हमारे आंसर को आप मिलाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर बाल विकास का। ठीक है, तो देखिए बाल विकास का आप देखिए, इसमें क्या कितने होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 के 30 हमारे बहुविकल्पी होते हैं। इनको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हमारा ये 30 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाना चाहिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन इतनी फास्ट करना है आपको कि 30 क्वेश्चन आपको 30 मिनट के अंदर हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट का समय मिलता है। 30 क्वेश्चन को आपको 30 मिनट के अंदर या 25 से 20 मिनट के अंदर आपको कर लेना है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन थोड़ा फास्टली करेंगे, एक्सप्लेनेशन थोड़ा मोड़ा जहाँ हो पाएगा वहाँ कर देंगे, क्योंकि हमको पेपर को हल करने आपको बताना है पेपर को हल कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक, तो बहुभाषी मतलब क्या होता है कि बहुत से भाषा वाले बच्चे वहाँ सीखने आते हैं, पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं। तो इसको जो शिक्षक, अगर आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक हो जाएंगे तो इसको किस रूप में लेंगे, तो इसको आप एज ए संसाधन के रूप में लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, तो उस भाषा वो जो बच्चा है उस भाषा में वो नहीं सीख पा रहा है। जैसे मान लीजिए आप उसको जो है, मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश सिखा रहे हैं, कोई चीज़ इंग्लिश में कोई चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक, नहीं सीख पा रहा है, लेकिन बच्चे को हिंदी आ रहा है, तो हिंदी माध्यम बना करके बच्चे को वो इंग्लिश की कुछ बातों को सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को मेरे पढ़ने से पहले आप उसका आंसर जरूर कर लिया करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हम देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। अगर एक शिक्षार्थी, एक हमारा विद्यार्थी वो गलती करता है तो उसको किस रूप में आप देखेंगे, इसके बारे में हमको जानना है। देखिए इसका हमारा सही से ये आंसर देखा जाएगा। अगर बच्चा गलती करता है तो इसका आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दिमाग में टिक होना चाहिए कि उसके, हमारा जब गलती करता है उसको दंड, पनिशमेंट नहीं देना कभी भी। वो बच्चा ऐसा नहीं है कि बच्चा सीख नहीं सकता है, बच्चा सीख रहा है, सीख सीख के कुछ ना कुछ गलती करता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो इसको अगर सही से आप अगर देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या कि उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से चिंतन कर रहा है, क्या सीख रहा है, क्या समझ रहा है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो किसने कहा था बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक के? पियाजे ने।
ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, पियाजे भरा जाएगा। दोस्तों हम लोग बहुत फास्टली करेंगे क्योंकि हमको 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में इस पूरे 30 क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारा ये इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए पियाजे के बारे में कुछ चीज़ें और आप जान लीजिए। पियाजे ने अवस्था का सिद्धांत दिया, क्या हमारा क्या है, अवस्थाएं कौन कौन सा, एक हमारा इंद्रिय संवेदीगामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए किस किस अवस्था में किस किस का विकास होता है, किस किस का डेवलपमेंट होता है, ठीक। और आपको ये पता होना चाहिए आत्मसातीकरण, समायोजन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या है ये पियाजे से संबंधित और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अब देखिए कहीं भी अगर बाल केंद्रित आ जाएगा तो वो बच्चों को ही ध्यान में रख करके शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। बच्चों को ही जो विचार होगा उनके ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपको मिल जाएगा कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है, ठीक है। बच्चों के की जो अभिव्यक्ति है और जो उनका सक्रिय भागीदारी उसको यहाँ पर महत्व देना। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5th नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कि बच्चे जो है किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस गए हैं, मतलब बच्चा कोई समस्या का समाधान कर रहा था, कोई समस्या को लेकर परेशान था, कोई उसको कर रहा था, तो उसको आप अगर आप एक शिक्षक हैं, आपके पास लेके गया सर ये समस्या नहीं हो रहा है, ये हमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप उसको किस प्रकार से उसकी मदद करेंगे। देखिए पहला देखिए कोई सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह कर सकें, तो ये तो करेंगे नहीं। आगे देखिए उस पर एक भाषण देकर, ये भी नहीं हो सकता। छोटे से कार्य को हिस्सों में बांटने का निर्देश लिखकर, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और देखिए चौथा देखिए प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, ये भी नहीं होगा। अगर आपको खुद को शिक्षक मान करके आप ये पेपर को हल करेंगे तो आप सोचेंगे कि अगर हम एक शिक्षक हैं तो हम किस प्रकार से इसकी करेंगे। इस पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो खुद को कभी कभी शिक्षक मान करके भी इस पेपर को हल करिएगा। तो हमारा इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने संग्रहण किया, उसे ग्रहण किया है। तो क्या ये सही है? आप सोच लीजिए कि आप किसी बच्चे को ये कह रहे हैं कि जितना हम पढ़ाए हैं 4 लाइन कोई चीज़ आप लिखवा दिए, ये लिखवा दिए, बोले कि भैया इसको हम सुनेंगे। तो क्या ये बात सही है? क्या ये हो सकता है? ठीक है, तो क्या ये सही है या नहीं सही है? आप अपने से करेंगे तो खुद ही इसका आंसर कर ले। क्या ये यह एक प्रभावी आकलन की युक्ति है? ये बिल्कुल गलत है, नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, यह देखिए ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर हो, क्योंकि यह समस्यात्मक है। क्या है? ये समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या कर सकते हैं, ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने कुछ लाइन लिखवा दिया तो उसके बारे में बच्चा आपका बता ले जाएगा तो इसका मतलब क्या है, लेकिन एकदम डिक्टो लाइन को याद करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, रटवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और बच्चा उसको पूरा इसको लर्न करके नहीं सुना पाएगा, सुना ले जाएगा तो भी उसको भूल जाएगा उस समय के लिए, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो उनको सीखने का वक्र कैसा होगा। अब देखिए समूह में बच्चा क्या करेगा, चर्चा करेगा, अपनी बातों को रखेगा, किसी की बातों को भी सुनेगा, तो अपनी बात को रख रहा है, फिर किसी की बात को सुन रहा है, दोनों तरफ से एक कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, बच्चा सीखेगा। जब कुछ ना कुछ सीखेगा तो उसका जो ग्राफ होगा, सीखने का स्तर होगा तो बढ़ेगा ही भाई, स्थिर तो रहेगा नहीं, कम होगा नहीं, ठीक है, समान तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा भाई, किसी न किसी विचार को जानेगा तो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। अब देखिए विकास की गति, जैसे विकास की गति देखिए, विकास होता है, जानते हैं आप लोग, विकास एक क्रमबद्ध तरीके से ही होगा,
ठीक है। लेकिन एक दूसरे से भिन्न होगा, मतलब किसी का जैसे मान लो डेवलपमेंट, जैसे मान लो किसी का बौद्धिक विकास पहले हो जाता है, मतलब कुछ चीज़ सीखने के लिए कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई कम सीखता है, लेकिन सीखते सब हैं। क्या विकास सबका सबका होता है, लेकिन किसी का पहले हो जाता है, किसी के बाद में होता है। लेकिन ये जो होता है विकास एक क्रम से ही होता है, जैसे कि पहले शैशवावस्था आएगा, सबसे पहले गर्भावस्था आएगा, इसके बाद शैशवावस्था आएगा, इसके बाद बाल्यावस्था आएगा, इसके बाद किशोरावस्था आएगा, इसके बाद ही प्रौढ़ावस्था। ये नहीं कि पहले गर्भावस्था आ गया, फिर किशोरावस्था आ गया, फिर बाल्यावस्था आ गया। तो जो विकास होगा एक क्रमबद्ध तरीके से होगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है बच्चों में, लेकिन जो होगा वो एक क्रम से ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये क्यों होगा। ठीक है, आप अपना भी आंसर टिक करते रहिए कौन सा हमारा आंसर सही हो रहा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ठीक है, कौन सा एक उचित है, देखिए क्या है कि पहला ऑप्शन देखिए, सामाजिक संस्कृति संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, या विकास एकल आयामी है, या विकास पृथक होता है, या विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो विकास के बारे में देखा जाएगा तो ये अगर वाइगोत्स्की का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे तो क्या होता है, बालक समाज में रह करके सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है। तो विकास जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी है कि बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ठीक है, तो एक दूसरे से भिन्नता 2 ही कारण होती है। एक नेचर नर्चर डिबेट का सिस्टम है। नेचर मतलब हमारा वांशिक लक्षण कुछ होगा, अनुवांशिक लक्षण कुछ होगा। दूसरा हमारा वातावरण जैसे हमको, जैसे मान लीजिए हमारा अनुवांशिक लक्षण कुछ भी हुआ, हमको वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा तो हम अच्छा नहीं बन पाएंगे। तो इसका हो जाएगा व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवंशाकरण और वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया। जैसे कि मान लीजिए आपका वंशानुक्रम मतलब आपके वंशज जो हैं बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत होशियार, बहुत ईमानदार लोग हैं। ठीक, तो आप ईमानदार तो हो गए, ठीक, लेकिन आपको जो वातावरण मिला, ठीक है, आपको जो वातावरण में, जिस वातावरण में किसी दूसरे वातावरण में रख दिया गया जहाँ पर आपका थोड़ा सा वातावरण, वहाँ के लोग ईमानदार नहीं है, अच्छे नहीं, बेईमान टाइप के लोग हैं, तो आपका वातावरण से धीरे धीरे वहाँ पर कुछ ना कुछ बिहेवियर बदल जाएगा। तो क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, अन्योन्य क्रिया के कारण ही किसी व्यक्ति में भिन्नता होती है। ठीक है, कुछ किसी व्यक्ति का दो ही चीज़ों पर, किसी व्यक्ति के विकास में 2 ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एक वंशानुक्रम होता है, दूसरा एक वातावरण होता है। ठीक है, और दोनों के हिसाब से किसी व्यक्ति क्या हमारा विकास के स्तर को देखा जा सकता है। चलिए आगे देखिए क्या है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चे समाजीकरण में परिवार डैश की भूमिका निभाते हैं। बच्चे के समाजीकरण में जो परिवार होता है, फैमिली, जैसे भाई अगर आप ही होंगे या हम ही थे तो सबसे पहले कहाँ सीखे थे, सबसे पहले हम कहाँ सीखे थे, घर ही में सीखे थे, परिवार में सीखे थे, मम्मी पापा से, भाई बहन से, छोटे या बड़े भाई बहन, दादा दादी से, तो सबसे सीखे थे। तो सबसे हमारा समाजीकरण परिवार की सबसे मुख्य भूमिका होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। अभी हम बताए हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत, ये आपसे पूछा जाता है, इसके बारे में आप लोग जरूर सब पढ़ लीजिएगा पूरे अच्छे से। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनापरक अनुकरण प्रारंभ कल्पनापरक खेल खेलता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ये नहीं करता है, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है हमारे 11 वर्ष के बाद की होती है। इस समय बच्चा क्या करता है, तार्किक चिंतन करने लगता है। ठीक है, इस समय ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखिए शैशवावस्था में तर्क का प्रयोग, शैशवावस्था छोटा सा बालक 0 से 2 वर्ष के बीच में रहेगा, तो हमारा उस समय तो भाई तर्क का प्रयोग तो कर नहीं सकता, अनुमान लगाने में सक्षम हो नहीं सकता है। आगे देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक विचार को व्यक्त नहीं कर सकती, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, पूर्व संवेदीगामक अवस्था की उम्र क्या होती है, 0 से 2 वर्ष।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारा 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से ऊपर। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। और इसके बारे में कुछ जो स्पेशलिटी है कि किस किस में किसका विकास होता है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बच्ची कहती है कपड़े धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। क्या अहम केंद्रीय चिंतन, कार्य कारण, विपर्य चिंतन, प्रतीकात्मक विचार। तो अगर जैसे एक बच्ची है कपड़ा वो कह रही धूप में जल्दी सूख रहा है, भैया वो जानती है कि अगर धूप में कपड़ा रखोगे तो जल्दी से, उसका कारण और कार्य का मतलब वो समझ रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के अनुसार बच्चों में का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो अब देखिए पियाजे क्या कहते हैं, एक बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। नन्हे वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक रहेगा भाई, सोचेगा कुछ ना कुछ सोचेगा तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ थिंकिंग चलेगा। अब पियाजे ये भी कह रहे हैं कि बच्चों में जो चिंतन होगा वो जितना एक बड़ा सोचता है उतने बराबर होगा, मात्रा में बराबर होगा, लेकिन प्रकार में अलग होगा। जैसे मान लीजिए हम बड़े हैं तो हम कुछ अलग टाइप का सोचेंगे, अपना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है वो अब उसका खिलौना टूट जाएगा, ठीक है, वो किसी से कुछ और बारे में सोचेगा, ठीक, खिलौने के बारे में इधर उधर करके सोचेगा, तो सोचेगा बराबर ही सोचेगा, लेकिन बस उसका मात्रा अलग होता है। तो अब इसमें आप सेट करिए कौन सा सेट खाएगा। तो देखिए पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, ठीक है, क्या मात्रा सॉरी दोस्तों प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। प्रकार जो है उसका अलग होगा लेकिन आपका मात्रा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी लोगों का आंसर ये सही होगा जितने लोग देख रहे होंगे वीडियो। चलो आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने के को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण करना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का उपहार देना, या अनुबोधन संकेत देना और नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना। ठीक है, तो आधारभूत इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हमारा वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना। तो इसमें बहुत थोड़ा सा जो है आपको हिंट दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अब बच्चे सीखते हैं, कब सीखते हैं भैया, ठीक है, कब सीखते हैं, समाज में अंतःक्रिया करके। अरे समाज में अंतःक्रिया करके सीखेंगे तो अपने उम्र से सीखेंगे, अपने से ज़्यादा उम्र से के बच्चों से परस्पर क्रिया करके सीख जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आसानी से कर ले जाएंगे। ये कौन सा टफ था क्वेश्चन, आराम था, कर ले जाएंगे। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग जो है किस लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, नैतिक विकास के लिए। कोहलबर्ग कहीं भी आपको दिखेगा, बस आप तुरंत खोजिएगा नैतिक विकास कहाँ दिया गया। तो नैतिक विकास 3 नंबर पर दिया गया है। अब कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं, ठीक है, इसको भी सुन लीजिए। एक पूर्व परंपरागत स्तर, एक परंपरागत स्तर, ठीक है, और एक हमारा क्या है उत्तर परंपरागत स्तर। और हर एक स्तर के दो हमारे उसमें चरण दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम जो है किसी अन्य वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है, जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, तो कभी भी किसी भी पाठ्य पुस्तक को एकमात्र संसाधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि किताबी सब कुछ नहीं हो जाएगा भैया। बच्चा समाज से भी सीखेगा, बच्चा परिवेश से भी सीखेगा, किताब से ही नहीं हो सकता कि बच्चा किताबी से सब कुछ सीखेगा, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे समूह में बैठे हैं तो आपस में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ डिस्कशन करके वहाँ से सीख रहे हैं भैया, कुछ बातचीत करेंगे ना आपस में कि ये चीज़ कैसे होता है, और कुछ डाउट रहेगा तो शिक्षिका वहाँ पर जाएगी, उससे पूछेंगे, तो वहाँ पर हमारा ये बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि है। बुद्धि क्या है, एक सामर्थ्यों का समुच्चय। बुद्धि के बारे में ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, बहुत बार ही पूछा गया है। बुद्धि क्या है, एक सामर्थ्यों का समुच्चय है, कैपेबिलिटी का समुच्चय। बुद्धि के नहीं रहेगा तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि एक डायरेक्शन देता है कि किस वर्क को कैसे करना है।
ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है। तो भाषा विकास के लिए जानते हैं कि हमारा क्या बाल्यावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। तो भैया किस क्या हो जाएगा, अति संवेदनशील अवस्था कहा जाता है। कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन में सबसे अच्छा, सबसे जो ज़्यादा भाषा सीखता है कब, प्रारंभिक बचपन में भाषा सीखता है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सा शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा, लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, लड़कियों की जैसा मत बोलो, ये मत करो वो मत करो, ठीक, लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट दिया जाएगा या लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट दिया जाएगा, ऐसा कहीं भी आपको मिल जाएगा। उसको कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जो है भेदभाव, जिसको रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करने को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाए क्या, लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव और रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करना। और हमको क्या करना है, कहीं भी इसके बारे में अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि जो है रूढ़िबद्ध धारणा को हमको खत्म करना है, तो वो ऑप्शन अक्सर ही सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आकलन। आकलन से क्या होता है, जैसे बच्चों का असेसमेंट करने से क्या होता है, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना सीखने में सुधार का एक तरीका है, बच्चों को लेबल करने और नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक देखिए क्या है कि आकलन, बच्चे का असेसमेंट आप कर रहे हैं, तो असेसमेंट करने से क्या होगा, ठीक है, तो असेसमेंट करने से ये होगा कि बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आयोग का आंसर दोस्तों, आयोग ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही माना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सही से ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा, लेकिन आयोग का आंसर फर्स्ट माना गया, तो फर्स्ट इसका आप लोग आंसर मान के चलिए। क्यों माना है अब वो जानता है दोस्तों क्यों माना है। चलिए आगे देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। भैया कहीं भी आपको समावेशन जैसे दिखेगा आप लोग सोचो, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलना, भैया सबको, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको साथ में लेकर चलना है। कोई बच्चा हमारा विकलांग बच्चा है, उसको कोई विशिष्ट कुछ व्यवस्था करके उसका करना है, कोई बच्चा है जिसको दृष्टिबाधित है, उसके लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्था करके उसी सामान्य क्लास में ही आपको उसको शिक्षा देना है। ठीक है, तो इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाए क्या, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समावेशन का मतलब सबका साथ सबका, सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो गया। आगे देखिए 24 नंबर क्या है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए। कि वंचित पृष्ठभूमि आप लोग जानते हैं कि कोई गरीब घर का बच्चा है, कोई SC ST जो हमारे पिछड़े वर्ग से कोई बच्चा आ रहा है, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। पहली बात तो वो पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं, उनको पढ़ने का मन भी नहीं करता है, वो लोग कुछ गलत संगति में भी पड़ जाते हैं, उनका मतलब उनके बारे में एजुकेशन के प्रति निगेटिव विचार रहते हैं। तो उसके बारे में अगर आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, तो आप उसके बारे में क्या करेंगे, अगर आप एक टीचर बन गए, आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे और उन्हें शिक्षा कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे तो बच्चा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चे ने अभी तक क्या सीखा है, कुछ जानता है नहीं जानता है, उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे और उससे नॉर्मल कक्षा में डाल करके, मतलब जो सामान्य कक्षा चल रही है उसी में कर करके उसको शिक्षा देंगे, जिससे कि वो धीरे धीरे उसमें सामाजिक तौर से उसी में बध जाए और वो सीखना शुरू कर दे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अर्धिगम निर्योग्यता की पहचान कर सकता है। अब देखिए इसका आंसर जो था, आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड सही है कि कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। मतलब क्या है कि बच्चा जो है कोई चीज़ है उस पर अटेंशन ही नहीं कर रहा है और उसका जो है मतलब फिजिकल एक्टिविटी जो शारीरिक रूप से डिस्टर्बेंस ज़्यादा कर रहा है।
ये दोस्तों आयोग का आंसर ये ऑप्शन नंबर 3 माना गया था। क्यों माना गया था इसका तो सही आंसर तो वैसे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 से होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर माना गया था। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 3 ही मान के चलिएगा। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। अब देखिए फिर वही आपको आ गया, ये आप पढ़े थे ना समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब उसको क्या किया जाएगा, जब भैया आंशिक रूप से देख सकता है ना तो उसको विशेष प्रावधान करके नियमित कक्षा में ही पढ़ाया जाएगा। मतलब जैसे कम देख सकता है तो उसको आगे बैठा देंगे, उसके लिए बड़ा बड़ा थोड़ा सा बोर्ड पर जो लिखेंगे आप, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होगा तो अक्षर की साइज को बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद समझाएंगे उसको, भैया देखो ये चीज़ ये लिखा है, ये चीज़ ये लिखा है। उसको कुछ चीज़ सुनने के लिए दे देंगे कि ये चीज़ सुनिए, थोड़ा तेज़ी से बोलेंगे, आगे बिठाएंगे, ये सब काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सीखना। तो सीखना क्या हो जाएगा दोस्तों, सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। संवेगों से प्रभावित मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ हम सिखा रहे हैं, मान लो आपको मैथ हम सिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक, आपका मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है। जब इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब संवेग नहीं जागेगा, भाई रुचि रहेगा तो भी एक संवेग है। तो इंटरेस्ट नहीं है, संवेग नहीं है, तो आप सीखेंगे नहीं सीख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। वहीं आपको कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग आपके लिए कोई चीज़ पर स्टोरी बता रहे हैं, कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो हो सकता है हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा दें, वहाँ से आप अच्छे से सीख जाएं। तो अगर आपका संवेग उसके बारे में या रुचि है तो आप सीख लेंगे, ठीक। अगर रुचि नहीं है तो नहीं सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसका हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हैं शिक्षार्थियों को समझ बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अवधारणात्मक परिवर्तन मतलब कॉन्सेप्चुअल अगर चेंजेस लाना है, ठीक है, तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पहला देखिए कि बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित, कहीं भी हतोत्साहित मिलेगा तुरंत गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके बाद हम और सभी ऑप्शन देखेंगे तो हमारा देखिए इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। अगर आप पढ़ेंगे खुद से समझ में आ जाएगा कि अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। मतलब शिक्षार्थियों को कोई कंसेप्चुअल डेवलपमेंट मतलब कोई अवधारणा, कोई कॉन्सेप्ट उनके माइंड में है, वो गलत कॉन्सेप्ट बना लिए हैं, ठीक। कोई अवधारणा अपने दिमाग में गलत रखे हैं तो उसमें चेंज करना, उसमें परिवर्तन करना। नहीं बेटा ये तुम गलत कर रहे हो। जैसे मान लो अगर 3 + 3 = 7 कर रहे हैं बच्चे, अब इनके बारे में कहें कि ये बोले कि हाँ नहीं बेटा ये तुम गलत कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उसके बारे में आप समझाएंगे कि आसपास उदाहरण देंगे कैसे किया गया है, कैसे ये किया जाएगा, तो उसको समझाएंगे। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। तो सक्रियबद्धता का क्या अर्थ हो जाएगा कि बच्चों को एक्टिव रहो, बच्चों को कोई मतलब बच्चों को एक्टिव, बच्चों को सिखाते रहो, सीखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो पहली बात जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना, पूछना करना, भैया क्या कर रहे हो, क्या सब कुछ सीख रहे हो, कुछ नहीं समझ रहे हो क्या, बच्चों से कुछ क्वेश्चन आंसर करना, बच्चों से डिबेट करना। तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों से जांच पड़ताल करो, बच्चों को एक्टिव रखना है, बच्चों को ये नहीं बच्चों को पढ़ाते रहो बच्चा पीछे सोता रहे। तो आपको क्या करना है, जांच पड़ताल करना है, प्रश्न पूछना है, बात विवाद करना है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, ठीक है। बच्चे अब बताइए कब सबसे ज़्यादा होंगे, जब अपने इंटरेस्ट से भाग लेंगे। भैया आपके इंटरेस्टिंग वाला कोई गेम हो रहा है, देखिए कितना मजा आता है खेलने में, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, खत्म। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा कितना समय लगा। तो देखिए 28 मिनट में हमने 30 क्वेश्चन इसका जो है बाल विकास के पूरे कंप्लीट कर लिए। तो अब देखिए हमारा बाल विकास का 30 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैथ का पेपर को नहीं छुएंगे क्योंकि मैथ बहुत से लोगों को नहीं आता है। तो आप लोग मैथ को छोड़ दीजिए चाहे तो, ठीक है। मैथ को छोड़ करके आप लोग आ जाइए सीधे EVS पर, ठीक है। क्या हम लोग करेंगे, क्योंकि 28 मिनट हमने दे दिया है, अब हम इसको छोड़ देंगे दोस्तों, इसको एकदम छोड़ दीजिए, हाथ ही मत लगाइए। क्योंकि अगर आधे लोग तो मैथ को देख कर डर जाते हैं, आधे लोग मैक्सिमम लोग डर जाते हैं मैथ को, मत छूइए इसको, ठीक है। अब आ जाइए आप जो है कर लीजिए सबसे पहले इन्वायरमेंट का पोर्शन। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट पर आएंगे तो देखेंगे हमारा कहाँ शुरू होता है, आपको पता है ना 60 नंबर से 61 नंबर से इन्वायरमेंट आपका शुरू होता है। तो देखिए
अब देखिए हमारा इन्वायरमेंट का ये पेपर आ गया। हाँ, अब देखिए सबसे इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट पहले बाल विकास कर लिए, इसके बाद इन्वायरमेंट करेंगे। ठीक, मैथ को नहीं छुएंगे। अगर आपका मैथ अच्छा है तभी आप मैथ को करिएगा। अगर मैथ आपका गड़बड़ है तो मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं। सही सच में समझिए कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, मैथ आता नहीं है ऊपर से मैथ में घुस जाएंगे। भैया 30 क्वेश्चन आपको करके वहाँ से चुप मार के एकदम शांति से मैथ, ये भी मत सोचो मैथ का पैडागोजी करना, भैया मत करो, पैडागोजी छोड़ दो, अभी कुछ मत करो, शांति से पहले पर्यावरण पर आओ, पर्यावरण पर आओ और इसको देखो, इसको पूरा 30 क्वेश्चन करो। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते क्या है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा ये बताओ, इन सब को कर रही है, बच्चों के सामने कर रही है, तो अपने से देख कर इसका आंसर सभी कोई कर ले जाएगा। बस भैया थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव किए रहना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस इतना नॉर्मली देखना। ऑप्शन देख लो पहले, वर्गीकरण, अरे वर्गीकरण बच्चा क्यों करेगा, मापन क्यों करेगा, परिकल्पना क्यों करेगा, बच्चा अवलोकन ही करेगा ना। बच्चा ऑब्जर्व कर रहा, देख रहा है उसके सामने क्या हो रहा। फाइल को पानी में डाला गया, पहले वो नहीं डूबा, फिर उसको दबा दिया गया, फिर डाल दिया गया तो उसका वेट बढ़ गया, एरिया कम हो गया, डूब गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, नॉर्मली कर ले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के लिए डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। मतलब इसमें से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में एक ऐसा इसमें दिया गया है कि जो हमारा उसको छोड़ करके सभी कार्य हमारे किए जा सकते हैं। तो देखिए पहला देखिए, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने पर है, ये तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे देखिए, दूसरा को छोड़ करके अगर देखा जाए, हमारा तीसरा देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तकों के संदर्भों में बहुलता को बढ़ावा देने पर, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसमें एक निगेटिव सेंटेंस खोजना, सिवाय मतलब निगेटिव सेंटेंस खोजना, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने में नहीं, सिवाय, वांछनीय, ये सब बहुत ध्यान देना है, इन सब से आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संबंधन वर्धन करने के लिए, ये भी सही आंसर। इसमें एक गलत आंसर हमको खोजना। देखिए दूसरा पढ़िए, लिखा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, कि बच्चों को किताबी ज्ञान दो, भैया किताबी ज्ञान तोता बनाओ, रट्टाफिकेशन करवाओ, तो भैया ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो गलत ऑप्शन उसी को हमको बताना सही, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलो थोड़ा फास्ट करेंगे भैया, टाइम के साथ भी हमको करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। भैया वृक्ष संरक्षण के लिए बच्चों के अंदर जागरूकता लानी है कि वृक्ष संरक्षण के बारे में बच्चे कैसे सबसे ज़्यादा सीख जाएंगे। तो आप किसी कार्य को अगर बच्चों को करने के लिए दे देंगे ना, सबसे अच्छा सीख जाएंगे। तो इन सभी ऑप्शन में से सबसे अच्छा तरीका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि एक पौधों को अपनाने के लिए और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करेंगे। क्योंकि जैसे बच्चा है वो अपना एक पेड़ लगाएगा, जैसे आप ही, अगर हम ही आप ही कोई भी है, अगर आप अपने से एक पेड़ लगाएंगे तो उसका देखभाल अगर करेंगे तो उसको काटने के बारे में आप सोचेंगे एक बार। ठीक, आप बड़े हो जाएंगे तो आपका इन्वायरमेंट या पेड़ों के प्रति एक लगाव हो जाएगा। पेड़ को काटने से आप सोचेंगे कि पेड़ को नहीं काटते यार, बहुत मेहनत से पेड़ को लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हमारा 64 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, उनके प्रति प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ABC इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है।
अच्छा ये बताइए, प्रयोग करते हैं तो आप क्या करते हैं? सृजनात्मक लेखन करते हैं, क्या निदर्शन प्रदर्शन करते हैं, या हस्तपरक गतिविधि करते हैं, या चित्र प्रश्न करते हैं? तो भैया हाथ से ही प्रयोग करते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी प्रयोग करेंगे ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, इसमें क्या सोचना लंबा, इसका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या हो सकते हैं? अच्छा, बच्चे के पास बहुत से ढेर सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तो कहाँ से? कुछ कॉन्सेप्ट अपना परिवार से मिलेगा, समुदाय से पाएगा, ठीक है। जैसे ये सजीव होता है, ये निर्जीव होता है, ये चलता है, ये दौड़ता है, ये भागता है, ये गाड़ी होती है, क्या होता है? पाठ्य पुस्तक से कुछ मिलेगा, कहानी कविता से मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसका शिक्षक नहीं है, सी को हमारा आयोग ने गलत माना है, ए बी डी इसका सही आंसर माना गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों हुआ? भैया कांच का जार है, उसमें अगर उसको धूप में क्यों सुखाएंगे? किसी भी चीज़ को धूप में क्यों सुखाया जाता है? अक्सर उसकी नमी को हटाने के लिए। क्यों नमी को हटाएंगे? अगर नमी को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, उस जार में अगर जो भी अचार कुछ भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें नमी रहेगी तो वो खराब हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है देखिए, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकता है या हो सकते हैं? अब रेनू की दादी रेनू को दिखा दी, भैया इसमें 15-20 साल पहले कुआं में पानी था लेकिन इस समय नहीं है। अब आप बताएंगे कि इसमें क्या कारण हो सकते हैं। पहला देखिए, पहला कारण है कि पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान पर अब स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया। बिल्कुल सही बात है कि अब देखिए ना, पेड़ों के आसपास उनके चबूतरे बना दिए जाते हैं, वो भी सीमेंटेड कर दिए जाते हैं। तो भैया देखिए इससे प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि पानी जब ज़मीन के अंदर जाएगा ही नहीं तो पानी का लेवल कैसे रहेगा? अगर पानी का लेवल नीचे जाएगा तो भाई कुएं सूख ही जाएंगे। आगे देखिए बी वाला, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। बोरिंग पंप जान रहे हैं क्या है कि कुएं से नीचे और वो बोरिंग पंप कर दिए जाते हैं, वहाँ से पानी निकाल लिया जाता है, तो भाई कुएं सूख ही जाएंगे। आगे देखिए सी वाला, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। गलत, ठीक है, क्योंकि नल अगर कुएं में पानी होगा तो प्रयोग करने वाले करेंगे, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, भाई देखे होंगे आप लोग अगर गांव से रहने वाले होंगे तो देखे होंगे कि भैया बगुला भैंस पर एकदम बैठ करके एकदम चलने का आनंद लेता है पूरा बढ़िया से। क्यों लेता है? क्योंकि बगुला जो है भैंस के ऊपर बैठ करके भैंस के अंदर जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको कहते हैं, उनको खाता है। तो बगुला और भैंस के बीच में एक कैसा है, सहजीवी का संबंध है, ठीक है। तो क्या होता है, बगुला क्या कहता है, वो भैंस पर बैठ करके वो छोटे छोटे कीड़ों को खाता है, उसके अंदर उसके शरीर पर जो चिपटे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमारा 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ठीक है, अब जड़ का कौन कौन सा कार्य है? पौधे को सहारा देना, जल खनिजों का अवशोषण करना, भोजन भंडारित संचित करना, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना। ह्यूमस का मतलब आप समझिएगा नमी उपलब्ध कराना। नमी कहाँ से होगा? आप जमीन में पानी भरेंगे वहाँ से नमी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है यही जड़ का कार्य नहीं, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 ही जड़ का कार्य नहीं है, मतलब ह्यूमस उपलब्ध कराना ये जड़ का कार्य नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए कर्णम मलेश्वरी, इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए कर्णम मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। बिल्कुल सही बात है, हाँ। वह आंध्र प्रदेश की, बिल्कुल गलत है, वह आंध्र प्रदेश की नहीं, वह कर्नाटक की हैं, गलत है, वह आंध्र प्रदेश की हैं, ठीक है। कहाँ के दोस्तों? वह आंध्र प्रदेश की। आगे देखिए सी वाला, उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं।
वह 130 केजी तक भार उठा सकी थी। बिल्कुल सही, 130 केजी तक उठा सकी थी। वह जब 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। वह कर्नाटक से नहीं है दोस्तों, वह आंध्र प्रदेश की हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत आंसर। तो इसका देखेंगे तो ए, सी और डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, डी, सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, सी, डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कथन दिया गया, पढ़िए। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग जो पहले के ज़माने में लोग ऐसे ही जल का भंडारण करते थे। आगे देखिए सामुदायिक स्रोत में भी उनका प्रयोग होता है, क्योंकि एक ही तालाब या 2 तालाब रहते थे, उनसे से पूरे गांव वाले सब लोग पानी पीते थे। बिल्कुल सही बात है, करते थे। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। बिल्कुल सही है, जहाँ पर पानी कम होती थी वहाँ पर छोटे छोटे बावली बनाई जाती थी, उसमें पानी रहता था, तो वहाँ का उपयोग सब लोग करते थे। उसमें केवल जन संदूषित या प्रदूषित जल होता है। बिल्कुल गलत है, प्रदूषित जल नहीं, उसमें स्वच्छ जल होता है, वो भी बरसात का जल को, बारिश के जल को इकट्ठा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ए, बी, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए हमारा क्या है, आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली हमारा कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। ठीक है, वर्ली जो है एक जनजाति है, महाराष्ट्र जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति है जो वर्ली जनजाति है, उसी की एक कला है वर्ली। ठीक है, वर्ली एक कला है और वो कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो वर्ली हमारा हो जाएगा ये महाराष्ट्र। आगे देखिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। अब आपको सबसे पहले इंडिया के मैप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इंडिया का मैप आप लोग जो है उसके बारे में एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि क्या क्या कैसे कैसे है। अब देखिए आपका यहाँ पर ये पड़ जाता आपका केरल, यहाँ पड़ता केरल, ये छोटा सा पड़ता केरल, ये इतना पड़ता तमिलनाडु, ये पड़ता है आपका कर्नाटका, ये पड़ता है इधर आंध्र प्रदेश। तो ठीक है, तो ये आपका जो तमिलनाडु है इसका ये यहाँ पड़ जाता है तमिलनाडु, यहाँ पर तो तमिलनाडु का बॉर्डर हमारा केरल के साथ होता है। ठीक, कर्नाटक के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ होता है। तो आपको मैप जो है, मैप आप चाहे एक अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, चाहे एक रूम में लगा लीजिए, उसको डेली आप देखा करिए किस किस का राज्य का बॉर्डर किस किस राज्य के साथ साझा करता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। इसको आप मैप में देख सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की गति इतनी तेज होती है कि वह वायु के पत्तों को हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। दोस्तों एक हमारा 1 घंटे प्लस का कुछ मैराथन है ईवीएस का, उसमें हम स्टैटिक आपके साथ पूरा डिस्कशन किए, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपको स्टैटिक पूछे जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसमें से लगभग उसमें अगर आप देख लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको कवर करा लिए हैं, उसको देखिएगा। तो ऐसा कौन सा जानवर है जैसे कि वायु का अगर पत्ता हिल रहा है तो समझ जाएगा किधर से हिल रहा है। कोई जानवर एकदम धीरे से एकदम चल रहा है, घास पर चल रहा है, तो वो समझ जाएगा कोई जानवर जा रहा है। मतलब सॉफ्टली जा रहा है तब भी जान जाएगा जानवर जा रहा है, और हवा चल रही, पत्ता हिल रहा है। तो ये किस में होता है, बाघ में। बाघ जो बहुत सेंसिटिव होता है, समझदार होता है, मतलब उसका जो मूंछ होती है अपने मुंह से वो पता कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए कुछ और के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। गिद्ध, चील और बाज जानते हैं ना, बाज। तो इनकी जो दृष्टि होती है मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आप जो है 1 मीटर देखते हैं, 1 मीटर से कोई वस्तु क्लियर देख लेते हैं, तो ये 4 मीटर दूर से वस्तु क्लियर देख लेते हैं। रेशम का कीड़ा, ये अपने फीमेल को, रेशम का कीड़ा जो होता है ये अपने फीमेल को जो होता है वो बहुत दूर से इसके गंध से इसको पहचान लेता है और उसके पास चला आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानकारी रखिएगा। और दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ये मैराथन का वीडियो हमने क्लास लिया था, उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये सभी स्टैटिक वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपका 15 नंबर बनता ही बनता है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वतों में है? भैया ये यहाँ से जा रहा है, देखो। ठीक है, ये
जा रहा है इधर से, देखो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये अब देखो कहाँ से, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद हो गया, यहाँ अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, यहाँ से आएगा केरल, केरल यहाँ पर जाएगा ऐसे, ये केरल है आपका। अहमदाबाद से तो वह किस सुरंगों का, अरावली, अरावली आपका राजस्थान में, यहाँ अरावली यहाँ राजस्थान में पड़ जाता है। पश्चिमी घाट हमारा यहाँ पर पड़ जाएगा, यहाँ पर पड़ेगा, ठीक। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट इधर पड़ जाएगा। आगे देखिए विंध्याचल पर्वत, यहाँ हमारा ये मध्य प्रदेश पड़ जाता है। तो किसको पार करेगा भाई, पश्चिमी घाट को ही ना पार करेगा, तो पश्चिमी घाट हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें फिगर के माध्यम से या मैप के माध्यम से भी याद रखने की कोशिश किया करो, तो यहाँ हमारा पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए पृथ्वी गोल है, वास्तव में जैसे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं अर्जेंटीना ऑप्शन है, कहीं अलास्का है, तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। लेकिन एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन डिस्कशन जरूर करिएगा, मतलब इसका ऑप्शन आप लोग जरूर देखिएगा। इसका अर्जेंटीना भी कहीं दिया है, कहीं अलास्का दिया है, तो इसका ऑप्शन अर्जेंटीना मेरे हिसाब से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, मच्छरों में प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्यों। देखिए ऐसे जानते हैं क्या होता है, ऐसे पानी कलेक्ट हुआ, ऐसे पानी कलेक्ट हुआ ना, तो यहाँ पर मच्छर जो है अपना अंडा दे देते हैं, ऐसे ऐसे अंडे दे देंगे, ऐसे दे देंगे अंडे, यहाँ पर अंडे के लार्वा हो जाते हैं। अब अंडे रहेंगे तो ये फिर बड़े बड़े होकर मच्छर बन जाएंगे। लेकिन अगर इसी पर आप मिट्टी का तेल डाल देंगे, ठीक है, मिट्टी का तेल डाल देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर फट जाएगा, ये धीरे धीरे फट जाएगा, ये हट जाएगा, ये लेयर कट जाएगी, ये पतला हो जाएगा, कट जाएगा, तो इनको ऑक्सीजन मिलना बंद, ये डूब जाएंगे। जब डूब जाएंगे तो ये यहाँ से सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या होता है कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, कहीं आपके घर के पास में अगर पानी इकट्ठा हो तो वहाँ पर आप लोग तेल डाल दीजिए, मिट्टी की ताली या कुछ भी डाल दीजिए, डीजल या कुछ भी ऐसा तेल डालिए जिससे वो जो है डूब जाते हैं, तो वहाँ पर मच्छर का प्रोडक्शन या मच्छर का प्रजनन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए मच्छरों के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग जान लीजिए, ठीक है, कि मच्छर को काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। और मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया का लक्षण क्या होता है कि आपको बुखार आएगा, बुखार के साथ कपकपी आएगी, ठीक है, बुखार साथ कपकपी के साथ बुखार आएगा, तो ये मलेरिया के लक्षण होते हैं। और मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वो सिनकोना, जिसको कहते हैं कुनैन की छाल से बनाई जाती है, ठीक। और जो मच्छर जो है, मच्छरों में मच्छर जो है वो किस मच्छर के काटने से, मलेरिया जो है किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो जो है मादा एनोफिलीज के काटने से फैलता है। और दोस्तों इसमें एक और है कि किसने पता लगाया था कि मच्छरों से ही मलेरिया होता है। इसके पहले लोग कहते थे कि दूषित जल से मलेरिया हो रहा है, तो इनका नाम था रोनाल्ड रॉस। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार सीटेट में पूछा गया, रोनाल्ड रॉस। ये मच्छरों के पेट में झांक कर देखे थे कि मच्छरों से ही दोस्तों क्या होता है, मलेरिया होता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा मच्छरों के बारे में। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती के साथ नहीं रहता है। अब देखो कुछ चीज़ें ना, कुछ लोग ना झुंड में रहते हैं। झुंड मतलब चींटी झुंड में रहती है भाई, दीमक झुंड में रहता है, मकड़ी झुंड में रहती, क्या मकड़ी झुंड में रहती है, आगे ततैया झुंड में रहता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें देखिए कौन सा झुंड में नहीं रहता है, तो पूछा गया मकड़ी नहीं रहती, मकड़ी अकेले एकदम मस्त रहती है। और सब क्या रहते हैं, ततैया, आप लोग जानते हैं, बर्रे झुंड में रहते हैं, दीमक झुंड में रहते हैं, और ये सब हमारे क्या रहते हैं, एक समूह, कॉलोनी बस्ती जिसे कहते हैं, झुंड आप समझिए, हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मतलब क्या हो, ये बताइए, जैसे जहाँ ठंडी पड़ेगी वहाँ के मकान कुछ अलग टाइप के होंगे, जहाँ गर्मी पड़ेगी वहाँ के मकान कुछ अलग टाइप के होंगे, जहाँ भूकंप ज़्यादा आएगा वहाँ के मकान कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। सबका अलग अलग एक डिजाइन में होता है। तो एक मकान का हमको नीचे दिया गया है लक्षण। क्या लक्षण दिया गया है, मकान मजबूत बांसों के खम्भों पर बने होते हैं। मतलब जो है मकान बांस के ऊपर बने हो जाए, ऐसा इस टाइप का मकान बना है, मतलब बांस लगा के मकान बनाया जाएगा। अंदर भी लकड़ी से बने होते हैं, अंदर भी लकड़ी से बना गया, कोई बात नहीं। ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं।
3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर ज़मीन से ये बन गए। अब मकान की छतें ढालू होती हैं, ठीक है। तो छतें कैसी हो गई, मान लो ऐसे घर बन गया और ये छतें हो गई ऐसे ढालू हो गई, ठीक है। अब ऐसे घर बना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक हमारा वीडियो आप लोग EVS का 1-1.5 घंटे का मैराथन का है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने विद फिगर के साथ आपको कराया है। तो ठीक ऐसा घर कहाँ पाया जाएगा, असम में। क्यों असम में पाया जाता है, क्योंकि असम में बरसात ज़्यादा होती है, इसीलिए इन घरों को ऊंचाई पर बनाया जाता है। और इन घरों को छतों को ढालू इसलिए बनाया जाता है ताकि बरसात का पानी जो है आराम से नीचे गिर जाए। तो ये हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें पूछा जाएगा राजस्थान में घरें कैसी होती हैं, ठीक है। तो राजस्थान में घरें जानते हैं कैसी होती हैं, इसकी दीवारें बहुत मोटी चौड़ी बनाई जाती है, खूब मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा और दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। और उनके जो छत पर क्या बनाए जाते हैं, इसके छत पर जो होता है कटीली झाड़ियों के जो है वो छप्पर टाइप के बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो छत जो है कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये राजस्थान के बारे में आप लोग याद रखिएगा। और देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए, बिहार में आप लोग समझिएगा, मधुबनी जो पेंटिंग है वो बिहार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए और देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में इत्र, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इत्र जो है किस, इत्र कहाँ के लिए फेमस है। इत्र उत्तर प्रदेश का इत्र जो है कहाँ पर बनता है, कहाँ पर वो फेमस है, इत्र के लिए सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो एक ओरांव जनजाति होती है, ठीक, ओरांव जनजाति होती है, उनकी भाषा कुडुक है, ठीक है। तो ओरांव जनजाति झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार साइड में सब तीनों मिला करके पाई जाती है। तो इन्हीं की भाषा दोस्तों होती है हमारा क्या, कुडुक होती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। अब ध्यान देना, थीम है, थीम के जैसे थीम आएगा आपको याद होना चाहिए। थीम कितनी होती है, 6 होती हैं। पहला थीम होता है हमारा जो है परिवार, ठीक है, परिवार हो गया। दूसरा थीम होता है हमारा भोजन। तीसरा थीम होता है हमारा आवास। चौथा थीम होता है हमारा जल। पांचवा थीम होता है हमारा यात्रा। छठवां थीम होता है हम जो है चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो 6 थीम है, आप लोग इसको रट डालिए। पहला परिवार, ठीक, परिवार एवं मित्र। दूसरा हमारा हो जाएगा भोजन। तीसरा हमारा हो जाएगा आवास। चौथा हो जाएगा पानी। इसके बाद 5वां हो जाएगा यात्रा। 6वां हो जाएगा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इनके 2 सब थीम, 2 चीज़ों के, इन 6 में से जो 2 के उप थीम हैं। कौन, ठीक है, किसके, एक भोजन के, ठीक है, एक परिवार के और दूसरा भोजन के, हमारे सब थीम है। तो यहाँ पर देखिए कौन से थीम है, सौर मंडल थीम नहीं है, मौसम नहीं, ऊर्जा नहीं, तो भोजन हमारा थीम हो जाएगा, ठीक है। तो इनके क्या परिवार के सब थीम है, उप थीम है, और भोजन के उप थीम है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो हम जरूर इस सब के बारे में बताएं, अच्छे से डिटेल बताएं। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। कि विषय वस्तु थीम पर आधारित है, तो इसके लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा सबसे अधिक आसानी से, सबसे ज़्यादा सशक्त क्या हो जाएगा कि यह विषय सीमाओं को नरम और सम बनाने में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने, मतलब थीम से क्या करता है बच्चा, एक होलिस्टिक मैनर, मतलब सब कुछ मिला करके बच्चा जानेगा, मतलब इस 6 ही चीज़ों में हमारा सब कुछ है। उन्हीं के माध्यम से ये बच्चा सब कुछ को, संपूर्ण ज्ञान को जो है सीख लेगा, वो संपूर्ण ज्ञान को वहाँ से समझ के लेगा। ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 84 का देखिए क्या हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक पर्यावरण में कहानी दिया है, सब एकदम पढ़ेंगे आप बुक को ना, एकदम कहानी ही मिलेगा आपको। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उपयुक्त कारण है।
तो सबसे कम उपयुक्त कारण क्या है कि कहानी को क्यों दिया गया, इसका सबसे कम उपयुक्त कारण क्या हो जाएगा। कहानी अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है, बिल्कुल इसका सही सबसे अच्छा कारण है। कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, हाँ ये सही हो सकता है। आगे देखिए, कहानी परिणाम अध्ययन अवधारणाओं को जोड़ने के संदर्भ उपलब्ध कराती है, बिल्कुल हो सकता है। कहानी में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, ये गलत हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कहानी कुछ इमेजिनेशन पर की गई हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो आयोग माना है, आयोग ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर माना दोस्तों। इसका हम ऑप्शन अपने से नहीं बना, बता रहे इसका ऑप्शन नंबर 4 ही आयोग ने सही माना है। अगर कुछ लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 भी सही आंसर हो सकता है, लेकिन आयोग जो माना है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर माना है। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में ठीक क्या होने चाहिए, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। हतोत्साहित, यहाँ प्रोत्साहित नहीं दिया है। ठीक है, कि आपको रटने से आपको बच्चों को बगल करना सही है। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका देना चाहिए। ठीक, बच्चे को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए, गलत हो जाएगा। तो ABC सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पेपर को हल करेंगे, ऐसे फास्टली करेंगे। ठीक है, रुकेंगे नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिए उसी में पढ़ते रहो, नहीं, क्वेश्चन को हमको करने के लिए इसीलिए समय हमारा तभी बचेगा, नहीं तो ऐसे करते रहेंगे पेपर नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम, आपको ये ध्यान देना, नहीं सबसे कम, सबसे वांछनीय, सबको बहुत ध्यान देना, यहीं से आपका आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए क्या है कि पहला देखिए, सीखने के संकेतकों और उप संकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में समझ प्रदान करती है। बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। आगे देखिए, बच्चे के निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो सबसे कम आकलन कौन इसमें किसमें हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये वाला हो जाएगा। ठीक है, किसी को आ गया कि हाँ बच्चा कैसा है, ठीक है, बच्चा कैसा है, अच्छा है, बच्चा कैसा है, बहुत अच्छा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सबसे कम आकलन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आप अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक पर उनके नाम लिखिए। ऐसा बच्चों से सिखा दिया गया, मान लो आप टीचर हैं, आपने बच्चों से सिखा दिया कि बताइए आप कहीं देखे हैं स्कूल के आसपास जानवर को, उसके छोटे बच्चे तो उनको नाम लिखिए। अब बच्चे क्या करेंगे, उनके बारे में क्या करेंगे, तो बच्चे जाएंगे, इस प्रश्न के माध्यम से बच्चे का किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जाएगा। अब बच्चे जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर बच्चा कोई जानवर है, उसका छोटा सा बच्चा कहाँ पर है, देखेंगे, फिर उसके बारे में लिख करके ले आएंगे, आपको दिखाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश के रूप में संबोधित करती है। ठीक, कैसे, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु की पद्धति के प्रयोग पर, विज्ञान की विषय वस्तु की पद्धति के प्रयोग पर, या विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु की और पद्धति के प्रयोग पर, समाज विज्ञान और समाज विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग पर। तो पर्यावरण की अंतः विषयी जो हमारा ये पर्यावरणीय मुद्दा है, इस सभी विषय को मिलाकर के इसमें एक साथ कर दिया गया, विज्ञान को भी कर दिया गया, सामाजिक विज्ञान को कर दिया गया, पर्यावरण शिक्षा को कर दिया गया, सभी विषय को मिला करके हमारा एक पर्यावरण अध्ययन को बना दिया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। सॉरी दोस्तों, आगे देखिए, जबकि 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं कि B क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो। भैया ये लाभ लिखने के लिए बोले, ये दे दिए भैया पूरा पहाड़ है कि भैया आप बताओ अगर धरती पेड़ ना हो तो क्या होगा। अब ये बताओ कि बच्चा इसमें तो बच्चा एकदम दही के एकदम बढ़िया से दे, उसका दिमाग का दही होगा, सोचेगा एकदम लंबे। इनमें 5 लाभ लिखने के लिए कुछ भी लिखते हैं, छाँव देते हैं, लकड़ी देते हैं, क्या होता क्या नहीं, तो लेकिन इसमें क्या होगा, बच्चा एकदम लंबा सोचेगा। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका आप क्या हो जाएगा भैया, किसी का अगर लिमिटेड आंसर होता है तो उसको कहते हैं ना अपसारी बंद अंत वाला प्रश्न।
ठीक है। और जिसका कोई लिमिट नहीं आंसर होता उसको कहते हैं मुक्त अंश वाला प्रश्न, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ए जो है हमारा वो बंद अंत वाला अपसारी प्रश्न है, और बी जो है मुक्त अंत वाला जो है अभिसारी प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, तीसरा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है। अब देखिए कौन सा सत्य है, देखते हैं क्या है। पहला देखिए मौखिक परीक्षाएं कक्षा 1 में पर्यावरण के अध्ययन के बारे में आपको देखना है। आप क्या करेंगे बताइए, मौखिक परीक्षाएं लेंगे। कक्षा 1 में बच्चा पढ़ने आया तो उसका मौखिक परीक्षा लेंगे, क्योंकि हो सकता है बच्चा लिखने में सक्षम ना हो। तो क्या आप 1 में आए हुए बच्चे का मौखिक परीक्षा लेंगे, बताइए। दूसरा देखिए ड्राइंग, क्योंकि बच्चे इसमें आनंद आता है, क्या आप उससे ड्राइंग करवाएंगे। आगे देखिए शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, मतलब शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब देखेंगे टीचर लोग क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा करेंगे। आगे देखिए किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए कोई आकलन की आवश्यकता नहीं है, क्या ऐसा करेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, कक्षा 1 में ध्यान आपको ये देखना है, बस आपको अगर बच्चे को बारे में अगर समझ के ध्यान दीजिए तो हो सकता है कि आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर अगर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका सेकंड है। मतलब बच्चों से बस छोटा मोटा उनके बारे में थोड़ा मोड़ा पूछेंगे, हाँ देखिए ये चीज़ कैसे होती है, उससे थोड़ा मोटा ड्राइंग करवाएंगे, लेकिन शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं उससे क्या उसका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। तो इसका ए और बी आंसर सही, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट हो गया। 60 मिनट में हम 60 क्वेश्चन कर लिए। आराम से अगर करेंगे आप, अगर पहली बार पेपर देने जा रहे हैं आराम से भी करेंगे तो आपका 60 क्वेश्चन हो गया। अगर आप 60 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का मारे होंगे तो लगभग 40 क्वेश्चन तो आपका 40 से 45 क्वेश्चन तो आपका मान लीजिए सही हो गया, ठीक है। कि पिछले 1 घंटे में आपने 60 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। 60 में आपको 45 या 50 सही आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो 45 या 50 सही हो गया, आप 45 क्वेश्चन और सही कर लीजिए, आपका पासिंग मार्क तो हो जाएगा। सबसे पहले हमको पेपर में ये देखना है कि हम पहले पास कैसे हो जाएं, उसके बाद आप 125 140 जो भी आप खींचना हो खींचिए। तो इसके बाद हम लोग देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपना लैंग्वेज देखेंगे, भाषा हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी, ठीक है। क्योंकि हिंदी, इसके बाद कुछ लोगों का इंग्लिश अच्छी रहती है तो इंग्लिश आप लोग देख सकते हैं। लैंग्वेज भाषा जो आप भाषा लिए हों सबसे पहले आप इसके बाद में भाषा करिए। हिंदी अगर लिए, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, जो भी है आप भाषा को कंप्लीट कर दीजिए। और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, मैथ करना है। मैथ को आपको कब करना है, सबसे लास्ट में मैथ करना है। तो चलिए अब देखिए हमारा क्या है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हिंदी कर लेते हैं। तो हिंदी देखिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। अगर बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं उसका मेन मकसद क्या होता है भैया, बच्चा भाषा सीखने का मतलब यही होता है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, ठीक है। अब अगर बच्चे को भाषा के बारे में सिखा दिए, बच्चे को बोलने ही नहीं आता तो क्या फ़ायदा है। जैसे हम लोग इंग्लिश सीख लेते हैं, इंग्लिश हम लोग सीख लेते हैं, बस सीखे ही हैं लेकिन बोलने नहीं आता है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर इसका पहले का 4th सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। अरे भाई इसके बारे में आप लोग इतना पढ़े हैं कि आप लोग नहीं बोलेंगे क्या। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है समाज में रह करके सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अब चॉम्स्की भी भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं। ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर एक LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जो है जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक। LAD क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी, ठीक है। अब क्या होगी देखिए, भाषा प्रयोग को विविध अवसरों का प्रयोग करना, सतत एवं व्यापक आकलन की सर्वोत्कृष्ट पाठ्यपुस्तकों की शब्दकोश एवं विश्वकोश की। तो भाषाई समग्रता मतलब भाषा, बच्चों के भाषा विकास एक अच्छे तरीके से हो, इसके लिए क्या होगा कि भाषा प्रयोग के विविध अवसरों को आप बच्चों को ऐसा माहौल देंगे जहाँ पर मतलब बच्चा भाषा का प्रयोग कर सकेगा, ठीक है। किसी भी माहौल में बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीखेगा तो वहाँ पर बच्चे का भाषा का विकास अच्छे से हो जाएगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालयों के लिए किया जाता है,
ठीक है। लिखित भाषा का प्रयोग, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जैसे हम अपने विचार को किसी के सामने अगर कहना होगा, ठीक है, आप लोग भी बहुत बार कहे होंगे अपने विचारों को किसी के पास पहुंचाए होंगे किसी बंद लिफाफे के माध्यम से, तो क्या होगा, अपनी लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है भाई, अपने विचार को, व्यक्त को, भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, भाषा की कक्षा में भाषाई लेखों खेलों का आयोजन मुख्यतः किस काम आता है। ठीक है, तो भाषाई खेलों के से क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, रोचकता और जोश का जागरण होता है। ठीक, बच्चे क्या होते हैं, जैसे बच्चों के भाषाई खेल करवाएंगे, बच्चों के उन्हीं के स्तर उन्हीं के लेवल का भाषाई खेल करवाएंगे, तो बच्चों में क्या होगा, रोचकता आएगी, जोश आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, कविता कहानियों पर चर्चा एवं करने एवं प्रश्न पूछने पर का क्या उद्देश्य है। जैसे कहानी पर रहता ना, अभी चर्चा कर रहे हैं, कहानी बता रहे हैं बच्चों से, उसमें आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो है उससे क्या होगा कि बच्चों का जो भाषा होगा वो विभिन्न छटाओं का अनुभव कराए। मतलब बच्चे का किस भाषा में किस कहानी में कौन सी भाषा आती है, तो बच्चे कई भाषा को सोच करके उसके बारे में अनुभव पर करेंगे। ठीक है, प्रयोग करना भाषा का सीख जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भाषा का विकास कहाँ से नहीं होगा, अगर ये बताओ, अगर परिवार या समाज में भाषा नहीं सिखाया जाएगा तो बच्चा का भाषा से कहाँ से सीखेगा। तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। तो भाषा का अस्तित्व जो है, भाषा का अस्तित्व कहाँ पर होता है, समाज ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ किसके साथ बोलेंगे। तो अगर समाज नहीं रहेगा तो भाषा का अस्तित्व और विकास खत्म हो जाएगा, समाज से बाहर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका, तो भाई जानवरों के साथ आप जाकर बोलोगे भाषा, क्या वो समझेंगे, नहीं समझेंगे। समाज में जाकर भाषा को आप अपने विचारों को कहते हैं, व्यक्त करते हैं। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। कौन सा अनुकूल है, देखिए, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर नियम नहीं बना पाते हैं, या भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। ठीक है, व्याकरण के नियमों का भाषा विकास की गति त्वरित करता है, या प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। क्या है कि समावेशी कक्षा में कौन सा सिद्धांत के अनुकूल है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्याकरण का नियम अगर बच्चे जान जाएंगे तो भाषा में जो कुछ कमियां आ रही है उसमें क्या रह जाएंगे और अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें देखा जाए 99 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको ये देखना है। तो अब देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला आंसर कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश के सहज रूप से भाषा में सुधार कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, बच्चों के भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश विरोधाभासी भाषा को सीखने में मदद करता है। भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में अर्जित करते हैं, या सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां अनवरत अभ्यास से भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा कि सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत भाषा अभ्यास सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब हाँ 99 क्वेश्चन हो गया। देखिए आगे देखते हैं हमारा 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा की भिन्न भिन्न प्रांतों से के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा के कक्षा के बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में देखिए इसका जो है आंसर जो है आयोग ने जो माना है ऑप्शन नंबर 4 माना गया है, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। क्यों माना है इसके समझ में नहीं आ रहा हमको ज़्यादा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आयोग माना है। आप लोग ऑप्शन नंबर 4 इसका मान के चलिएगा। आगे देखिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यालय के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि मतलब
फर्स्ट क्लास की टीचर है, ठीक है, एक उसका स्टूडेंट है वो भाषा को सीख नहीं पा रहा है, उसके बारे में वो सोच रही है कि उसने क्या कमी किया है, उसके बारे में सोच रही है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि वो पढ़ने में उसका इंटरेस्ट ही नहीं जाग रहा है। जब इंटरेस्ट नहीं जाएगा तो भाषा के कुछ अच्छे से सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बच्चों को के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों के बोलना सीखने में कौन संदर्भ सही है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्या कि कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा सरलता से हमारा क्या होता है, बोलना सीख जाते हैं। जब बच्चे से आप कुछ चीज़ कहेंगे, कोई चीज़ सुनेंगे, ठीक है, बच्चे से डिस्कशन करेंगे तो बच्चा वहाँ से आराम से बोलना सीख जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 103 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो अब देखिए विद्यालय में ऐसा है कि जहाँ पर भाषा का परिवेश होगा, बच्चा मतलब क्या से बच्चा को किस प्रकार का माहौल दिया जाए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीख जाए। तो भैया किस प्रकार से दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख ही रहे हैं आप लोग, बोलने सुनने पढ़ने लिखने को अधिक अवसर दिया जाएगा। जब बोलने को दिया जाएगा, सुनने को दिया जाएगा, पढ़ने को लिखने को दिया जाएगा, ऑलरेडी बच्चा भाषा सीख जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर क्वेश्चन, अपने विद्यार्थियों को के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर निर्भर है। मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य के उत्तर, पुस्तिकाओं का अवलोकन करने पर, कक्षा अब देखिए कक्षा कार्य के अवलोकन पर या पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। अभी कभी भी भाषा क्रमिक विकास का अवलोकन करना हो ना तो कहीं आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा, इसका बेस्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो के अवलोकन आप करेंगे तो वहाँ से बच्चे के बारे में जान जाएंगे बच्चे का भाषा विकास किस प्रकार से हुआ है। आगे देखिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों का अर्थ जान सकें। इसके लिए आप जैसे मान लीजिए आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ नए नए शब्द दिए गए हैं, आप लोग पढ़े होंगे, उसका शब्दार्थ निकालते मीनिंग लिखवाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं भाई, उसका अर्थ उसके मतलब आप क्या करवाएंगे, उसका आप शब्द का अर्थ लिखवाएंगे, सबका अर्थ लिखवा करके उसका मीनिंग बताएंगे कि यार इसका मीनिंग क्या होता है, इसके लिखवाएंगे, समझाएंगे, यही होता है बस। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एक हमारा गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आपका आंसर देना है। तो आपको क्या करना है, इसको चाहे तो आप पढ़ करके पहले गद्यांश को, अगर आपको समझ में आता है तो गद्यांश को पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ने के बाद आंसर करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है एक क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद गद्यांश में आंसर खोजिए, मिल जाएगा, बस टिक करते चले जाइए। लेकिन आपको गद्यांश और पद्यांश से 15 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है तो 15 में समझ लीजिए आपको एक आध दो नंबर गलत हो जाए, 15 में आपको 14, 12, 13 इससे कम से कम स्कोर करना चाहिए, इतना कम से कम इतना स्कोर कर ले जाएंगे। हिंदी में समझ लीजिए आप अगर सही से स्कोर करेंगे तो 25 प्लस आप स्कोर कर ले जाएंगे। बस थोड़ा सा समझ की ज़रूरत है, आप आराम से इतना, क्योंकि आप यहाँ गद्य या पद में 15 में से 15 आप स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ा सा अगर माइंड आप लगाएंगे। चलिए देखिए हम इसमें क्या लगाएंगे, हम सबसे पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद हम आंसर करेंगे। देखिए क्या है कि माँ, ठीक कौन कहा, रमेश, माँ ने रमेश से कही मीना क्यों रो रही है। रमेश, मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या, आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना ज़रूरी है। रमेश, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है। तुम भी यही कहती थी। माँ, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता, अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे। अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है अगर नियम से मन लगा कर पढ़ा जाए। रमेश, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने नहीं जाऊँगा, अगर कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में। माँ, अकबर का जन्म कहाँ जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने
के समय पढ़ना और बोलने के खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। अब देखिए कुछ लोगों को तो कहानी पढ़ के समझ में आ जाता है और कुछ को नहीं समझ में आता। जिसको नहीं समझ आता है ना, तो आप एक बार कहानी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर खुद को करके आंसर करिए, ठीक है। अब देखिए मीना और रमेश परस्पर भाई बहन है। क्या हो जाएंगे इसका? परस्पर भाई बहन हो जाएंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, रमेश ने मीना की पिटाई क्यों की? क्योंकि क्या हुआ, वह उसे पढ़ने नहीं दे रही थी। आगे देखिए, कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यकता है कि शुरू से नियमित पढ़ाई करना आवश्यक है। अगर देखिए, यह भी कोई पढ़ने का समय है। प्रश्न का आशय क्या है कि दोस्तों यहाँ पर पढ़ने का समय नहीं है। पहला हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, जो शब्द शेष से भिन्न है, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट, परीक्षा से का शब्द है। परीक्षा से यहाँ सबका अर्थ यहाँ फर्स्ट से होता है, तो परीक्षा हमारा सबसे अलग हो जाएगा। आगे देखिए 111 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विशेषण रमेश के लिए प्रयुक्त है? रट्टू तोता हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, पर तुम का भाव है, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना सीख लिया, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा? पर तुम का भाव क्या हो जाएगा? पर तुमने पढ़ना ही छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर आप इसको देखेंगे, मिलाएंगे, देखिए यहाँ देखिए, अगर देखेंगे मिलाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि देखो, तुम क्या करो, तुम समझते हो कि रटने से अव्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पर तुमने पढ़ना ही छोड़ दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुम का भाव क्या होगा? पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी एक बार हमने पढ़ा है तो उसका आंसर बता रहे हैं, तो हो सकता है ये मिस्टेक हो गया। इसका ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है। ध्यान एक बार मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे देखिए, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। आगे बहुत निकट आना क्या हो जाएगा? सर पर आना हो जाएगा। इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ये आपका हो गया पूरा। अब देखिए आगे देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? पैसेज है। यहाँ पर पद है, पद को पढ़कर आंसर देना है। आगे देखिए कि लिखा क्या है? जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं। हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधाओं में ज़्यादा ही रहते हैं। बाहर से हरे भरे मगर भीतर घाव मगर गहरे हैं, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। अब देखिए इसका आपको अर्थ आंसर देना है। कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों है? ठीक है, क्यों नहीं कहा जाता है भाई? बंधन और बेबसी के कारण नहीं कहा जाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा, क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि बंधन और बेबसी के हैं, उसी के कारण, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है। किसकी बात की गई है? कि घाव के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, किसकी बात कही गई है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए 116 का हमारा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की बात की गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। रीते शब्द का भाव है। अब देखिए दोस्तों, रीते शब्द का भाव क्या हो जाएगा? खालीपन का हो जाएगा रीते का भाव। आगे देखिए, हमारा कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है, ठीक है। कविता की पंक्तियों के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि कवि के घाव के गहरे होने से दुखी है। कवि के जीवन में बहुत अभाव है। कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है। तो इसका देखा जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, कवि घाव के गहरे से दुखी है, ठीक है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ड्योढ़ी का अर्थ है। ड्योढ़ी का अर्थ हमारा होता है दरवाजा। ड्योढ़ी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा दरवाजा। आगे देखिए, भीतर के घाव से संबंध है, तो क्या हो जाएगा? हृदय की पीड़ा। बस ये हमारा देखिए हिंदी का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपने 90 क्वेश्चन कर लिया है, और 90 क्वेश्चन में से और आपका यहाँ पर स्कोरिंग टॉपिक है, यहाँ से आप अच्छे क्वेश्चन स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए, अगर आपका लैंग्वेज सेकंड हो, लैंग्वेज
सेकंड हो तो उसको भी आप लोग कर लीजिए पहले, ठीक है। तो लैंग्वेज सेकंड को हम नहीं करेंगे दोस्तों। लैंग्वेज सेकंड में कुछ लोगों का संस्कृत होता है, कुछ लोगों का इंग्लिश होता है। आप लोग जिस भी लैंग्वेज के लिए रहेगा उसको कर लीजिएगा। अब जब सब कुछ आप लोग कर लीजिएगा तो उसके बाद आप क्या शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, मैथ। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ। आप लोग सेकेंड लैंग्वेज जो लीजिएगा उसको ज़रूर अपने से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब शुरू करते हैं मैथ। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मैथ वाले सेक्शन पर, देखते हैं हमारा मैथ कहाँ है। देखिए दोस्तों अभी हमारा मैथ आ जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों हम इसको मैथ को करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से हमारा मैथ शुरू होता है। तो इस प्रकार से आप इसको फॉलो ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे करिए, अभी से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ चलिए हमारा मैथ का सेक्शन आ गया। अब देखिए ये हमारा मैथ आ गया, तो यहाँ से हम मैथ शुरू करेंगे। चलिए अब यहाँ से मैथ शुरू करेंगे और मैथ को हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग को मैथ में डर हो तो सबसे पहले आप 15 क्वेश्चन पेडागोजी का उसको आप लोग कर लीजिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप करिएगा। अच्छा अगर आप देखिए कितना समय लगा, देखिए 1 घंटा 17 मिनट हो गया। और 1 घंटा 17 मिनट में मतलब मान लीजिए आप लोग 60 20 80 मिनट में आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो भैया आप ठीक ठाक हैं। अब भाई अगर 30 मिनट में आप करेंगे तो लगभग मान लो 1 घंटा 20 मिनट, तो 20 30 50 मिनट, तो 1 घंटा 50 मिनट में आपने अच्छा क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो आप जो है अच्छे से क्वेश्चन यहाँ तक आप कर लिए ठीक ठाक। अब देखिए आपको क्या करना है, तो अब देखिए 1 घंटा 20 मिनट में आपने 90 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन आप कितने में कर लिए हैं, 80 मिनट में कर लिए हैं। 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80 मिनट ना, तो 80 मिनट में आप 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, आप मान लीजिए 80 मिनट में, मान लीजिए आप 30 मिनट में आप अपना सेकंड लैंग्वेज करते हैं, तो 8 3 11 110 मिनट में आपने कितना क्वेश्चन कर लिया। 110 मिनट में आप जो है देखिए 90 + 30 120 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है भाई। दूसरी भाषा आप करेंगे जो, तो आधे घंटे मान लीजिए जो इंग्लिश रहेगा संस्कृत रहेगा उसको कर ले जाएंगे। अब आपके पास 110 मिनट में आपने पूरा कर लिया और आपको पास 150 मिनट होता तो आपके पास 40 मिनट का समय है मैथ को करने के लिए। कितना, 40 मिनट का समय। तो 40 मिनट में सबसे पहले क्या करेंगे, हम फास्टली एकदम जल्दी से 10 मिनट के अंदर पूरा हम क्या कर लेंगे, पूरा जितना पेडागोजी पोर्शन है पूरा अच्छे से टिक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पेडागोजी कर लेंगे। पेडागोजी करने के बाद हमारे पास 30 मिनट का समय रहेगा और 30 मिनट में हम जो है देखिए पेडागोजी को 40 मिनट का समय बचा है। 40 मिनट में हमारा 10 मिनट में पेडागोजी पूरा करेंगे, इसके बाद 30 मिनट हमारा पूरा न्यूमेरिकल देंगे। आराम से सभी न्यूमेरिकल आ जाएंगे। जिनको मैथ नहीं आता वो भी अगर आराम से लगाएंगे तो मैथ आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखिए आगे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पेडागोजी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए नहीं है यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो नहीं है क्या पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला देखिए बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, या गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, या बच्चे की सोच विचार की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर इसका थर्ड इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसमें इसका क्वेश्चन कहीं कहीं डाउट है, कहीं कहीं ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है, कहीं कहीं सेकंड दिया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए सेकंड नंबर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो क्या होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर, पहला देखिए क्या है हमारा, संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित किया जाए, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या संकल्पनाओं को उच्चतर कक्षाओं के संबंध से जोड़ा जाना चाहिए। अब देखिए पहले देखिए कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता ये है, ठीक है। जैसे मान लो आपको 3 धन 2 जोड़ सिखाना है, ठीक है। तो आप 3 एक गोली कुछ भी गोला टाइप का ले लीजिए और 3 इधर ले लीजिए, इन बच्चों को मिला के बोलिए कितने हैं। तो ये पहले मूर्त चीज़ों को आप दिखाएंगे, फिर इसके बाद अमूर्त चीज़ों को दिखाएंगे, तो बच्चे वहाँ से सीख ले जाएंगे आराम से। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, ज्यामिति की समझ है विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। अब देखिए श्रेणी क्रम, इसका श्रेणी क्रम कौन सा सही है, इसका आयोग जो आंसर हमारा माना था, ऑप्शन नंबर इसका माना था सेकंड। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन, ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर माना गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों कि बच्चों को शून्य का ज्ञान कब दिखाना चाहिए, जब 1 से 9 तक गिनती का बच्चों को जानकारी दे दो, इसके बाद आप शून्य का ज्ञान कराएंगे तो बच्चा उसके बारे में अच्छे से सीख जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों में आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। मतलब बच्चे उसको आधा सिखा रहा है कि आधा की संकल्पना आधा कैसे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिखाएगा, और सबसे पहले वो क्या करेगा, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करेगा। जैसे ना एक गोला ले लेगा, मान लो एक सेब ले लिया, सेब को आधा काट दिया तो दिखाया, बोला कि ये आधा है, तो ये मूर्त पदार्थों को अमूर्त में कर दिया। ठीक है, मूर्त पदार्थों को आधा कर दिया। इसके बाद देखो अब चित्र दिखाएगा, चित्र दिखा दिया भाई, फिगर दिखा दिया कहीं पर, देखो आधा है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करेगा, कहानी में उसका प्रयोग लाएगा, फिर इसके बाद आधे को लिखेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सी, इसके बाद ए, फिर डी, बी, CADB कहीं आपको लिखा होगा तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण के और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा सही है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या कि कक्षा 1 और 2 में जानते हैं जो गणित हमारा पढ़ाया जाता है, उनको ये मन ना लगे कि बच्चे गणित पढ़ रहे हैं, वो लगे कि वो भाषा और कला सीख रहे हैं। वो ऐसा लगे कि वो भाषा और कला सीख रहे हैं, मतलब बच्चों को इतना ना प्रेशर दो कि बच्चे समझे कि हम गणित सीख रहे हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा। अब देखिए न्यूमेरिकल अभी हम नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल हम छोड़ देंगे, न्यूमेरिकल को हम करेंगे अभी टाइम हमारा रहेगा तब। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, अपना करेंगे इसको, देखिए जितना हमारा पेडागोजी होगा, देखते हैं इधर कोई बचा तो नहीं है। अब देख लेते हैं, ये भी देखिए न्यूमेरिकल का ही एक पोर्शन है, न्यूमेरिकल ही टाइप का ही है। तो अब देख लेते हैं हमारा इधर, तो इधर लगभग हो गया है। हाँ, इधर देख लेते हैं, अभी 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ चलिए यहाँ देख लीजिए यहाँ पर पाव नंबर क्वेश्चन, एक संख्या का दशमलव निरूपण कर समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। दशमलव निरूपण समझने के लिए सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए स्थानीय मान की। जैसे मान लीजिए लिखा गया 0.054, तो 4 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 5 × 1/100। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जब स्थानीय मान पता रहेगा तो आप आराम से किसी संख्या का दशमलव निरूपण कर ले जाएंगे। ठीक, अंकगणित में 4 मूलभूत प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं, आप लोग जानते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक, तो योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, ये लोग आप लोग जानते हैं। ये सब कौन सा छोटा मोटा क्वेश्चन है, कर ले जाएंगे। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से युक्त अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन से हो गए, देखिए बताइए। कक्षा 1 में जैसे अगर आप ही पढ़ाने के, मान लीजिए आप ही टीचर हो गए, आप पढ़ाने के, तो कैसे सिखाएंगे, तो इसमें क्या सिखाएंगे, सबसे पहले आप क्या सिखाएंगे भाई, बोलेंगे भैया उसके पास इतने टॉफ़ी थे, उसके पास इतने टॉफ़ी थे, दोनों को मिला दिया गया, कितने टॉफ़ी हो गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप शाब्दिक शब्दों का सहारा लेकर के आप सिखाएंगे। इन्हें सबसे पहले आप लिख दिए ऐसे 4 3 + 4 5, ऐसे नहीं सिखाएंगे। सबसे पहले आप सिखाएंगे शाब्दिक सहारा लेकर के सिखाएंगे। इतनी चिड़िया थी, इतनी चिड़िया और चली आई, कितनी चिड़िया हो गई, 4 चिड़िया थी, 3 चिड़िया और आ गई, कितनी चिड़िया हो गई, ये सभी का सहारा लेकर के आप योग कक्षा 2 में पढ़ा रहे हैं, तो आपको इसी तरह से सिखाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के लिए निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल से संबंधित है। तो अब कितने सेब थे, 5 सेब थे और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, तो ये हमारा समुच्चयन हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी
पर भी कोई चीज़ पहले से रहता है, वहाँ पर कोई चीज़ और रख दिया जाता है, तो ये हमारा हो जाता है क्या, समुच्चयन पद्धति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गणित में त्रुटियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित में त्रुटि करते हैं बच्चे, तो इसको अभी हम बाल विकास में जब हम लोग सीख रहे थे तो इसमें हमने आपको बताया था कि बच्चे त्रुटि करते हैं, लेकिन उनकी त्रुटियों को, उनके चिंतन के बारे में समझना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाए। सही है, क्योंकि यह बोध कराती है बच्चे की गणित की अवधारणा किस प्रकार की रचना करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए बच्चा मैथ लगा रहा है, 4 3 4 6 कर रहा है, मान लो 8 कर दिया या 7 6 कर दिया, तो वो कुछ इस प्रकार से सीख रहा है, क्यों नहीं जोड़ पाया, कहाँ गलती कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसके बारे में आप समझ जाएंगे बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है और अभी इसको कितना सीखने में कितना समय लगे। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है संख्या चार्ट। संख्या चार्ट में आप जो है 1/10 और 1/100 को दिखाएंगे और बच्चे आराम से वहाँ से सीख जाएंगे। आगे देखिए हमारा 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों के क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। अरे भाई ये बताओ, 2 बीमा ऐसे मान लो इसको इसको ऐसे इसको कर लो, ठीक है। इन सबको दिखने के लिए भैया किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, कैसे करेंगे भैया, प्रेक्षण मतलब देख लो, देख के बता दो, जिससे वहाँ सीधा सा आंसर हो जाएगा। भाई 4-5 फिगर आपके सामने रख दिया गया, एक छोटा बड़ा मोटा पतला, तो भैया इसमें से कहा गया कि बताओ किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल कम है, सबका तुलना करो। तो भाई जो ज़्यादा बड़ा होगा उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जो छोटा होगा उसका क्षेत्रफल कम होगा। तो आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं, क्या मदद करती हैं। इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। क्या क्वेश्चन है कि गणितीय संचारण उल्लेख करता है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो गणितीय संचारण क्या उल्लेख है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन क्या करता है, ठीक है। तो गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास अभी 1 घंटा 31 मिनट मतलब 1.5 घंटा है मेरे पास, और अभी हम लोग अगर 30 मिनट निकाल दिया जाए तो भी हमारे पास अभी 1 घंटा पूरा समय हमारे पास है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन नहीं किए हैं। जो आपका एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट होता है सेकेंड लैंग्वेज, उसको हमने नहीं किया है, तो उसको आप लोग अगर आधे घंटे में कर लेंगे तो आपके पास तब भी आधे घंटे का समय बचा रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम शुरू से फिर से अब न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे। यहाँ से दोस्तों आपका न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा। देखिए अगर आप देखिए 1 घंटा 31 मिनट हो रहा है, तो आपके पास अभी 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा हुआ है, तो अभी बार 1.5 घंटा समय है, तो आधे घंटे में आप क्या अपना लैंग्वेज कर लेंगे, एक लैंग्वेज 30 मिनट। अभी आपको 15 ही क्वेश्चन करना है भैया, आप 15 क्वेश्चन करना है। आप इसमें से देखो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन सबसे आसान है, जो क्वेश्चन हो जा रहा है, तो सबसे पहले आपको ये चूज करना है, जो क्वेश्चन सबसे आसान है उसको सबसे पहले कर लेना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको करना है। तो देखो सबसे पहले अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये दिया गया है, तो इसको कैसे करोगे। अब देखो दिया गया है 1001, ठीक है, गुणे 111 बराबर है हमारा 1,10,000 गुणे 11 गुणे यहाँ हम मान लेंगे x। ठीक है, अब क्या करेंगे x मान लेंगे, तो इसको गुणा कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे और इस चीज़ को इधर लेके चले आएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 1001, ठीक है, गुणे 111 माइनस 1,10,000 बराबर 11x, ये हो जाएगा। इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,1,1,1,1,1 6 बार आ जाएगा, माइनस 1,10,000 आ जाएगा ऐसे बराबर 11x। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए जब घटा देंगे ना तो हमारा ये घट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यही 1,1,1,1। ठीक है, तो हमारा अब जब घटाओगे ना तो 11x बराबर 1,1,1,1 आएगा। काट दोगे तो हमारा 101 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर 101 आएगा। आप लोग अगर हल करेंगे ना तो लगाएंगे तो इसका उत्तर 101 ही आएगा। ठीक,
कैसे आएगा, आप इसको हल करिए जैसे हम बता रहे हैं, बस उसको यही स्टेप फॉलो करिए, आसानी से आ जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आप गुणा थोड़ा सा गुणा करने में गलती मत करिएगा, ठीक है। अब इन्हें गुणा कर रहे हैं, गुणा करने ही नहीं आता, थोड़ा गुणा करना सीख लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। अंकित 15,201 का में 5 का स्थानीय मान। अब 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसे तुरंत लिख लो 5,000। भाई 5 किसके स्थान पर, 1000 के स्थान पर, यहाँ पर 5,000 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। अब बराबर क्या करना है, 7 गुणे यक्स करना है, तो 5,000 में 600 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5600 बराबर 7 यक्स, ठीक है। 7 यक्स, 7 से काट देंगे, 7 8 56, 800 हो जाएगा। यक्स का मान 800 आ जाएगा, खत्म। यक्स का मान 800 नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लोगे हो गया, खत्म, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा आपको। तो अब ये समझिएगा, जो मैथ से डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है आपको, मैथ करोगे पहले तब नहीं आएगा। आप पहले को आप लोग बोल देंगे पहले मैथ नहीं करना, मैथ को लास्ट में करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया है 36 और 48 के सात धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। तो अब पहले सात धनात्मक गुणनखंड लिखते हैं। तो 36 किससे करता है और 48 किससे करता है, ये हमको देखना पड़ेगा। 36 1 से करता है, 2 से करता है, 3 से करता है, 4 से करता है, 6 से करता है, 9 से करता है, 12 से करता है और 36 से करता है और 18 से भी करता है, ठीक है। अब देखो 48 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 8 से और 12 से और 16 से, इसी प्रकार से 48 कटेगा। अब देखिए इसमें से देखिए 2 से दोनों संख्याएं कट जा रही हैं। इसमें देखना कौन कौन संख्या दोनों से कटेगी। यहाँ 3 से भी कट जा रही है, 4 से भी कट जा रहा है, 6 से कट जा रहा है, ऐसे हमारा 12 से भी कटेगा, ठीक है। तो देखा जाएगा जो हमारा दोनों में कॉमन है उनका हमारा कर दिया जाएगा गुणा। तो जो सार्व धनात्मक गुणनखंड हमारा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12, ये हमारा सार्व धनात्मक गुणनखंड आ जाएगा। मतलब ये 36 और 48 का जो सार्व धनात्मक गुणनखंड है ना, ये इतना आ जाएगा। इसको गुणा करोगे ना तो हमारा देखो 3 चौके 12, 6 दूनी 12, तो आ जाएगा सब जगह 12 गुणे 12, देखो ये आएगा 12 गुणे 12 गुणे 12, ये आपका आ जाएगा 12। तीनों का गुणा करोगे तो 1728 आ जाएगा, ठीक है। 12 का 3 बार गुणा करने पर 1728 आता है। बराबर देखो यहाँ दिया है 999 प्लस 9x। अब इस 999 यहाँ जब घटा दोगे 1728 में से 999 घटाओगे तो 729 आएगा, घटा के देख लेना, ठीक है। तो 729 बराबर 9x बराबर आ जाएगा आपका 729। तो x बराबर आ जाएगा 9 8 72, 9 9 81 आ जाएगा, 81 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर अब कितना आ जाएगा, 81, ठीक है। आंसर 81 आ जाएगा। कर लोगे ना अपने आराम लोग। सार्व धनात्मक गुणनखंड का मतलब ये होता है कि 36 और 48 का सार्व धनात्मक गुणनखंड का मतलब होता है कि 36 किस किस से कटेगा, अरे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, यही हमारा होता है सार्व धनात्मक गुणनखंड है। और दोनों में जो कॉमन रहेगा ना, जो दोनों में कॉमन रहेगा उसी को लिया जाएगा और लिख करके सबका गुणा कर दिया जाएगा और ये बराबर कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना टफ क्वेश्चन थोड़ी ना, आसान है। आगे देखो, ये देखो 26,679 में 39 से भाग देने पर तथा 29,405 में 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का भाग, शेषफलों को अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है या क्या होगा। अब देखो इसमें न जब 26,679 को 39 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल आपका 3 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, शेषफल 3 आ जाएगा। अब देखिए और देखिए इसके बाद जब आप 29,405 को भाग देंगे आप 34 से तो शेषफल आपके पास 29 आएगा, ठीक है। यहाँ पर शेषफल 3 आ जाएगा यहाँ और यहाँ पर 29 आ जाएगा। आप लोग भाग करिएगा क्योंकि अभी इसमें हम भाग करेंगे तो भाग हो नहीं पाएगा। तो भाग करेंगे आपका यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर भाग करने तो आपको आता है ना, भाग करना कम से कम सीख जाइए। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 29 आएगा। दोनों का अंतर को 18 से भाग देना है। लो 29 माइनस 3 भागे 18 कर देना है, तो 26 बटे 18 करना है। तो ठीक है, तो 26 भागे 18, 18 करना 18
18 8 आ जाएगा 26, तो 8 हमारा शेषफल आ जाएगा। तो अब देखो किसी ऑप्शन में 8 उठती है, 8 थी ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बस तो ये बेसिक चीज़ तो आपको आनी चाहिए, भाग देना, गुणा करना, ये सब तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हो, इतना तो आपको बेसिक आना चाहिए। अब देखिए दिया 36, 54, 60 का सर्वसे छोटा सार्व गुणज, ठीक है, सार्व गुणज भागे 90 बराबर है। तो अब क्या करेंगे, 36 और 54 और 60 का हम निकाल लेंगे क्या, लासा। जब इसका लासा आप निकालेंगे, ऐसे काटेंगे, 2 18 दूनी 36, फिर 27, फिर 30, इसका लासा जब निकालेंगे तो लासा आ जाएगा 540। आप जो निकालिएगा लासा 540 आ जाएगा। और 540 में जब 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 9 में 54, तो हमारा इसका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसको 90 से भाग देना है, 90 से भाग देना है, तो 9 छक्के 54, यहाँ हमारा आ जाएगा 6। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 6 आंसर आ जाएगा, इसका पक्का 6 आंसर आएगा। क्या निकालना है, 36 54 60 का क्या निकालना है, लासा, और 90 से भाग दे देना, तो आपका 6 आंसर इसमें आ जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइए, ये सब क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। दिया सोनू के पास 5 दर्जन टाफियाँ। अब भैया 5 दर्जन मतलब 1 दर्जन 12 टाफी होती, तो 5 दर्जन में कितनी टाफी होगी, 12 पंचे 60, तो क्या टाफी हुई, 60 टाफी हो गई। चलो ठीक है, तो सोनू के पास कितनी टाफी थी, 60 टाफी थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या किया कि 1/3 भाग अमिता को दे दिया। अमिता को कितना भाग दिया, 1/3 गुणे 60, मतलब 20 टाफी किसको दिया, अमिता को दिया। 2/5 भाग अनिल को दिया, तो AN हम लिख देते हैं अनिल को, 2/5 गुणे 60, 12 पंचे 60, 12 12 दूनी 24 टाफी किसको दिया, अनिल को दिया। आगे देखिए, और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। हमीदा को कितना दिया, 1/12 गुणे 60, 12 पंचे 60, तो 5 टाफी इसको दे दिया हमीदा को। अब देखिए सोनू के पास कितनी टाफी है भाई, कितना दिया है, 20 टाफी दिया है अमिता को, 24 दिया है अनिल को, और 5 दिया हमीदा को। तो 20 24 44, 44 5 49 टाफी वो बांट दिया है। और टाफी कितने थी, 60 टाफी थी, तो 60 टाफी थी तो 49 टाफी दे दिया, तो 60 में से 49 घटा लो, कितना आ जाएगा, 11 टाफी उसके बाद बचा है, 11 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें 11 दिया है, 11 आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन, लेकिन आधे लोग कंफ्यूज आएंगे। भैया इसमें इकाई का मतलब जो समझिए, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, हज़ार का मतलब 1000 होता है, 10,000 का मतलब 10,000 होता है, लाख का मतलब इतना आपको दिया जाएगा, हिंदी में लिखा होगा उतना आपको लिख देना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 112 इकाई, तो 1 1 2 गुणे 112 इकाई, प्लस 12,000 प्लस 12 गुणे 1,000, ठीक है, बराबर 11,000, ठीक है, 12 प्लस दहाई तो यक्स गुणे 10। ये आपका इसको हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप हल करेंगे तो देखिए 112 आ जाएगा, प्लस 12,000 आ जाएगा, यहाँ पर 12,000 बराबर 11,000 12 प्लस 12 एक्स। अब देखिए जब इसको आप हल करेंगे, ठीक है, अब देखिए जब आप इसको हल कर देंगे ना, इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा आंसर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10, यहाँ पर 1000, यहाँ पर इतना, यहाँ पर x 10, यहाँ पर x मान लीजिएगा, 10 को लगा के हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, एक ही माप साइज के 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 लीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में कितना दूध आएगा। तो अब देखिए 51 लीटर 750, तो आपको 51 750 में कितना दूध आ गया, आपको 23 बोतल दूध आया है। ये क्या करना है, 23 से भाग देना है और गुणे 16 कर देना। ठीक है, तो जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे आपका आ जाएगा 225। ठीक है, और 16 पचे 80, 16 दूनी 32, 32 8 40 और 16 दूनी 32 4 36, इसका आपको 36,000 आ जाएगा, अर्थात 36 लीटर आ जाएगा। इसका 36 लीटर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बताओ क्यों भाग दिया गया है, क्योंकि अब देखो 51
51 लीटर 750 मिलीलीटर दिया था, इसको पहले हम मिलीलीटर में चेंज कर दिए थे, 51 750 कर दिए मिलीलीटर में चेंज करके, ठीक है। और इसमें 1 लीटर में निकाल लेते, 1 लीटर 23 बोतल में हमारा इतना आ रहा था, तो 1 बोतल में हमारा आ जाएगी 51,750/23, और इसमें 16 से कर दिए गुणा। ये आप ऐसा तरीका लगा लेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा एक लाइन में, ठीक है। चलो आगे 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आपको 1800 सेंटीमीटर निकालना है, तो कितना आ जाएगा भैया? इसमें कितना 9 से गुणा हो रहा है, तो इसमें भी 9 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 मतलब 4.5 हो जाएगा, नहीं समझे? अरे भाई 200 में कितने से गुणा करोगे? 1800 हो जाएगा। 900 से तो 1/2 में भी 200 में 9 से गुणा करो 1800 हो जाएगा, क्योंकि 1800 करना है। तो वैसे 1/2 में गुणा कर दीजिए 9 से, 1/2 में 9 से गुणा करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 का मतलब 4.5 हो जाएगा। 4.5 आपको देखिए कहीं आंसर दिया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, तीसरा देखो आंसर दिया ना, ऑप्शन नंबर तीसरा ये आंसर 4.5 सेंटीमीटर दिया हो जाएगा। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही नहीं हो जाएगा। 1 मिलीलीटर में 1 मिलीलीटर जो होता है 1/1000 लीटर के बराबर, मतलब 1/1000वां हिस्सा होता है, 1/1000वां हिस्सा होता है। तो यही ऑप्शन हमारा इसका गलत हो जाएगा, और सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका आप लोग इसको कर सकते हैं अपने से, इसका हमारा पहला आंसर गलत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है 47 नंबर क्वेश्चन, कि एक घनाभाकार बक्सा, देखिए क्या है कि एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तानु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या क्या है जो इन बक्से में नहीं आएंगे? तो 2 बक्सा है, 2 बक्सा मतलब एक बक्सा ऐसा है और एक बक्सा एकदम ऐसे है, ठीक है। और दोनों में कितना घन मिलाकर के 3060 घन पैक करना जाए तो कितना घन बचेंगे? तो क्या करना है, घन किस में भरेंगे भैया? आयतन में भरेंगे। तो दोनों का आयतन हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो पहले घन का आयतन, पहला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, पहले घनाभ का आयतन तो हो जाएगा 13 गुणे 11 गुणे 9, फिर प्लस देखिए 12 घनाकार है तो 12 की घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सबका गुणा करेंगे तो देखिए 13 गुणे 11 गुणे 9 करेंगे, इसका गुणा जब कर देंगे, ठीक है, तो इसका गुणा हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1287, और इसका करेंगे 12 क्यूब आ जाएगा 1728, ठीक है। अब दोनों का गुणा करके हम जब लिख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? देखिए इन दोनों का गुणा करके इन दोनों को जोड़ देंगे, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हम किस में से 3060 में से कर देंगे सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा 3015 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये 3015 आ जाएगा, और इसको 3060 में से हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट, हमारा आ जाएगा 45। इसका आंसर 45 आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? इसका आयतन, दोनों का आयतन जोड़ करके इसका आयतन निकाल लेंगे, और इसका घनाकार आयतन का निकाल करके 3060 में से घटा लेंगे, तो वही हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका 45 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुसार 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है। वर्ग की भुजा आयत की लंबाई की 2/3 है, तो 2/3 गुणे 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 16 3 48, 16 दूनी 32, इस वर्ग की भुजा हमारी कितना हो जाएगी? 32 हो जाएगी। दिया है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 48 गुणे 21, और वर्ग का हमारा हो जाएगा 32 का घाते 2। अब दोनों को जोड़ दे, गुणा करेंगे भाई 48 गुणे 21 नहीं आप कर पाएंगे। इसका मान हो जाएगा 1008, इसका प्लस 32 का वर्ग 1024 हो जाएगा, ठीक है। तो 2000 आपको कितना हो जाएगा? 2032 का आंसर आ जाएगा, खत्म। तो 2032 देखिए किस में आया है? 2032 आपका ऑप्शन नंबर 4 में आया है, 4 ऑप्शन सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर में गुणनफल 672 गुणे 36 गुणे 25 किसके बराबर है? तो ये एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या के बराबर। इसको आप गुणा करेंगे, सबका गुणा करेंगे। देखिए कैसे गुणा करेंगे, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटा होते हैं, एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में 60 मिनट होते हैं। ये जो गुणा करेंगे, इस गुणा
को इस गुणा का मान इस वाले गुणनफल के बराबर आ जाएगा तो वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये चारों ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, जिसमें आपको बराबर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, इसको लास्ट में करिएगा, छोड़ दीजिएगा इसको, जब ना अंतिम में करिएगा थोड़ा सा, ठीक। इसको आप लोग कर ले जाएंगे, अंतिम में करेंगे, जब समय बचेगा तो करिएगा, कोई जरूरी थोड़ी ना है सब कुछ करना, ठीक है। आप देख लो, इसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। साबित 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलोग्राम की दर से बेच देती है। उसका कुल लाभ हुआ कितना, उसने लाभ कमाया। तो अब सबसे पहले देखना भैया कि कितना खरीदी है, 2709 किलोग्राम खरीदी, कितना 27 रुपये के हिसाब से खरीदी है। तो कितना रुपये खर्च किया उसने, जब 2709 तो कितना खर्चा किया, 73,143 रुपया वो खर्चा कर दी क्या, गीली मछली खरीदने में। अब इसको सुखवाएगी तो इसका 2709 किलोग्राम का 1/3 बचेगा। तो 2709 किलोग्राम का जब 1/3 बचेगा तो 3 9 27, ठीक है, और 0 3 3 9 मतलब 903 किलोग्राम बचेगा। 2709 किलोग्राम था तब 1/3 सुखाने के बाद 903 किलोग्राम बचा। 73,193 रुपये 143 रुपये खर्चा करी है। अब इस समय 903 किलो बचा मछली, तो लेकिन 903 किलो जो मछली थी उसको अब बेची किस हिसाब से, 97.5 के हिसाब से। जब इसके हिसाब से बेची तो उसको कितना पैसा मिला, उसको मिला 88,042.5 रुपये। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करने में आपको समय लगेगा, लेकिन आप पूरा करेंगे तो कर ले जाएंगे, ठीक है। और खरीदी कितने की थी, खरीदी थी आपका अभी हम बताएं आपको 73,143 रुपये का। अब लाभ कितना हुआ, जो घटा देंगे आंसर आ जाएगा। अब जब घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 14,899.5 रुपया, ठीक है। अब 14,899.5 रुपया हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। खत्म, यही क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो छोड़ देना, नहीं हो पाएगा तो छोड़ देना, तो लास्ट में करना एकदम। आगे देखिए, ये क्वेश्चन हमारा है। तो जो ही ने एक बाइसिकल को 16 किलोमीटर बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में कुल लगा समय, तो कितना समय लगेगा। आप लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है, 16 बटे समय हमारा चाल कितना है, 15 है, ठीक है। प्लस आगे देखिए हमारा कितना है दूरी, 20 बटे 50 प्लस अब आगे देखिए हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए 50 बटे 60, ये हमारा है। लेकिन अगर देखा जाए तो सब हमारा किन में आएगा, दूरी बटे चल रहा समय तो हमारा कितना है, ये हमारा घंटे में आ रहा है। तो इसको हम मिनट में चेंज करें, सब में 60 से कर देंगे गुणा, इसमें सब में 60 से कर दीजिए गुणा। ये 60 ये 60 से कट गया, ये देखिए 50 था तो ये 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20 आ जाएगा, ये 15 चौका 60 है, ठीक है। अब देखिए तो 60 ही आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, 16 किलोमीटर था यहाँ पर 16, तो 16 चौका हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 15 चौका 60, तो 16 चौका 64 प्लस, अब देखिए 16 चौका 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50। अब सबको जोड़ देंगे तो 60 24 हमारा हो जाएगा 88 में 50 जोड़ देंगे तो 138 हमारा इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, 138 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ 50 है 256 है, ये 50 है, तो इसका आंसर 138 मिनट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। इसका आप लोग करेंगे आंसर निकाल लेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा जो है न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों को आपको समझ में आएगा पेपर कैसे करना है। तो इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिए और पेपर को अच्छे से कर। देखिए अभी हम अगर करें तो देखिए हमारा लगभग 2 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया और पूरा पेपर खत्म हो गया। 30 क्वेश्चन का जो हमारा था वो हम 1 घंटे में, जब वो 40 मिनट हमारे पास बचा है तो लगभग 1 घंटे में हम उसको 30 मिनट में हम उसको कर लेते। अब जो क्वेश्चन एकदम नहीं आ रहा उसको कभी कभार छोड़ दीजिएगा और लास्ट में उसको जरूर करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये स्ट्रेटजी और तरीका आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस को तो जारी रखिए, प्रैक्टिस को करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। दोस्तों हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपका
पेपर अगर नहीं निकल रहा तो आपका पेपर निकलना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।